प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रहेगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम एमए फाइनल का प्रश्न पत्र छठा जो भारतीय शासन एवं राजनीति का है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र और सभ्य राज्य की प्रथम पहचान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को माना गया है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, ये माना गया है, किंतु ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं हो। यानी न्यायपालिका बहुत ही आवश्यक है सभ्य राज्य के लिए, सभ्य समाज के लिए। इसके संबंध में भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसा अखिल भारतीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाने के लिए कृत संकल्प थे जिसमें फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय इसी संकल्प की पूर्ति हमारा सर्वोच्च न्यायालय इसी संकल्प की पूर्ति करता है। हमारी न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है। उनका क्षेत्राधिकार अत्यंत व्यापक है। वह अखिल अभिलेख न्यायालय हैं और क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक अपील एवं परामर्श सभी प्रकार के मामले उसके अंतर्गत आते हैं, वो सुनवाई करते हैं। वस्तुतः भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। स्वाधीन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकरण बहुत ही गौरव में रहा है तथा आम जनता में व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों तथा स्वाधीनता के प्रहरी के रूप में उसके प्रति अटूट श्रद्धा और सम्मान भी है। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके बहुत सारे कारण हैं। सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक क्यों है, इसके कारण बताए गए हैं। उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता निम्न कारणों से महसूस की गई। क्या कारण हैं? जब संविधान बना तो सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना की गई या बनाने की बात कही गई तो उसके कारण बताए गए कि क्या कारण है। पहला, संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो जहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पे न्यायालयों की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में जी.एन. जोशी के अनुसार संघात्मक शासन में कई सरकारों का समन्वय होता है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो इस प्रकार से बहुत सारी सरकारों का समन्वय, मेलजोल होता है, गठजोड़ होता है, जिसके कारण संघर्ष अवश्यंभावी होते हैं, संघर्ष आवश्यक होते हैं। अतः संघीय नीति का ये आवश्यक गुण है कि देश में ऐसी न्यायिक संस्था हो जो संघीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका तथा इकाइयों की सरकारों से स्वतंत्र हो। दूसरा कारण है संविधान की व्याख्या करने का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। संविधान निर्मात्री सभा में कहा गया था कि यह संविधान का व्याख्याकार है और संरक्षक होगा। यानी संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय है वो समय समय पर व्याख्या करेगा और इसका संरक्षक भी उसको माना गया है। भारतीय संविधान की भावनाओं की आधिकारिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। तीसरा जो कारण है वो शासन का संतुलन चक्र। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका एक संतुलन चक्र के समान है, क्योंकि जहां शासन के अन्य अंग जनता के उत्तेजित भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं, वहां पे सर्वोच्च न्यायपालिका शासन का एक अन्य अंग है जो निष्पक्षतापूर्वक सरकार के कार्यों की व्याख्या संविधान के अनुसार करके सरकार के विभिन्न अंगों के संतुलन स्थापित कर सकती है। यानी ये पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति संतुलन के सिद्धांत के अनुसार काम करती है, तो वो वहाँ पे है। तो इसके अनुसार चौथा जो कारण है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक है। संविधान निर्मात्री सभा का कथन था कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा या रक्षक होगा। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। संविधान अथवा राज्यों की सरकारों द्वारा इन अधिकारों और अतिक्रमणों को रोकना तथा अतिक्रमण होने पर उपचार करना इस न्यायपालिका का
कर्तव्य माना गया, यानी उसकी ड्यूटी मानी गई कि इस प्रकार से अन्याय नहीं हो। इसके संबंध में पायली के अनुसार इन अधिकारों का महत्व एवं सत्ता समय समय पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए विनिर्णयों से घोषित होती है, जिसमें कार्यपालिका की स्वचारिता तथा विधानमंडलों की संवैधानिक से नागरिकों की रक्षा होती है। पांचवा कारण है विशिष्ट परामर्श देने के लिए। गंभीर तथा पेचीदा कानूनी उलझनों पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी करता है। यानी राष्ट्रपति अगर पूछे किसी मामले पे तो सर्वोच्च न्यायालय का ये दायित्व बनता है कि वो उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा, एडवाइजरी के रूप में काम करेगा। सर्वोच्च सार्वजनिक महत्व के रूप में जिन कानूनों तथा तथ्यों के विषयों में राष्ट्रपति इस न्यायालय के विचार को जानना भी चाहते हैं कि न्यायालय अपना पक्ष क्या रख सकता है, वो पक्ष भी उनके सामने रखते हैं और उन विषयों में ये राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगला जो कारण है छठा, वो यह है कि सामाजिक क्रांति का अग्रदूत है। अगर समाज में कोई क्रांति आती है तो न्यायालय उसका अग्रदूत माना जाता है। इसके संबंध में भारत में सर्वोच्च न्यायालय न केवल लोकतंत्र का प्रहरी है, अपितु संवैधानिक और साधारण कानूनों की प्रगतिवादी व्याख्याता करके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अग्रदूत भी उसको माना गया है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस प्रकार से बना है, किस प्रकार से कितने न्यायाधीश इसमें होंगे, उसकी बात करेंगे। तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जब संविधान बना था तो इस प्रकार से 8 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रखे गए थे। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च का क्षेत्राधिकार या न्यायाधीशों का वेतन और इसके साथ साथ सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया। यानी संसद इसमें संख्या बढ़ा सकता है, संख्या के साथ साथ इसका क्षेत्राधिकार भी बढ़ा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ होगा। साथ साथ में न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में और सेवा शर्तों के बारे में संसद निर्णय करेगी। जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो शासन की निकाय है, व्यवस्थापिका है, वो संसद है। तो संसद करेगी। संसद के द्वारा समय पर कानूनों में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। और इसके संबंध में हम बात करते हैं 1985 में विधि द्वारा एक निर्धारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होंगे। 2008 में विधि द्वारा ये निर्धारित किया गया, मैंने दोबारा समय समय पर परिवर्तन होते रहे और 8 में ये बताया गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीशों सहित 31 न्यायाधीश होंगे, यानी और बढ़ा दी संख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो उनकी नियुक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श लेता है। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो अन्य जो न्यायाधीश हैं उनसे वो परामर्श लेगा। विशेष स्थिति उत्पन्न होने के कारण भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। यानी जो मुख्य न्यायाधीश है उसको इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कि वो अन्य न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति दे सकता है। इसके साथ साथ ही इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी होगी जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कनाडा में प्रचलित ऐसी ही प्रथा थी कि समान किया गया। कनाडा में इस प्रकार से तदर्थ नियुक्तियां दी जाती हैं। सर्वोच्च तथा संघीय न्यायपालिका की पदोन्नति और न्यायाधीशों को राष्ट्रपति की या पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तत्संबंधी विवाद, ये देखा गया है कि कभी कभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में विवाद चलता रहता है और वो विवाद बढ़ जाता है। तो इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में संविधान लागू किए जाने के समय से ही लेकर के आज तक, यानी 1972 ईस्वी तक लागू हो जाने के से लेकर 1972 ईस्वी तक ये परंपरा चली आ रही थी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने के बाद उसके स्थान पर दूसरा जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश से पूर्व परामर्श कर लिया जाता था और ये नियुक्ति न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर की जाती थी। यानी 1972 से जब संविधान बना
और संविधान बनने से लेकर के 1972 तक ये परंपरा चली आ रही कि मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद में जो अगला जो सीनियर व्यक्ति है या ये सीनियर वरिष्ठता रखता है उसको न्यायाधीश बनाया जाएगा। केवल एक बार 1964 में श्री जफर इमाम को उसकी वरिष्ठता से बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन ये निर्णय बहुत ही कुछ सीमा तक श्री जाफ़र के स्वास्थ्य के संबंध में कारणों, यानी ये मान के चला कि जाफ़र का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण इस प्रकार से उसकी वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया, पर यह देखा गया कि वो अस्वस्थ है, इसके कारण ये आधार उसको लिया गया। लेकिन 1973 में जब प्रधान न्यायाधीश श्री सीकरी सेवानिवृत्त हुए तो 3 न्यायाधीशों को, जिसमें हम बात करते हैं श्री सेलेट और श्री हेगड़े और श्री ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन करके अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश के पद में नियुक्त किया गया। अजीत नाथ रे सबसे इन तीनों से जूनियर थे। श्री अजीत नाथ रे की नियुक्ति के संबंध में श्री सीकरी से परामर्श नहीं लिया गया, क्योंकि सीनियर मुख्य न्यायाधीश वही थे। समस्त देश की विधि जगत द्वारा इस नियुक्ति का घोर विरोध किया गया। सबने इसकी आलोचना की, चाहे बार काउंसिल हो, चाहे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो, चाहे और दूसरे हो, सबने इसकी घोर आलोचना की। अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश सीकरी की प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने भी कहा कि गलत किया। जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त थे उन्होंने भी, सरकारी निर्णय राजनीतिक था ये माना गया। और सागला ने कहा है कि यह न्यायिक इतिहास का सर्वाधिक अंधेरा दिन है, यानी इसके संबंध में ये कहा गया कि ये न्यायिक इतिहास का सर्वाधिक अंधेरा वाला दिन है, घोर अंधेरा है, सर्वोच्च न्यायालय बार काउंसिलर ने बताया। लेकिन दूसरी ओर सरकारी पक्ष की प्रतिपादन करते हुए मंत्री कुमार मंगलम ने संसद में ये कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मात्र वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जा सकती है, यानी ये पटाक्षेप किया गया, ये बताया गया या इस विवाद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में केवल हम अगर वरिष्ठता की बात करें तो ये ठीक नहीं है। वरिष्ठता के साथ साथ और अन्य बातें, अगर वरिष्ठ नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं है, पर वरिष्ठता के साथ साथ अन्य और भी बातें देखनी चाहिए, जिसके आधार पर ये माना गया कि ये मुख्य न्यायाधीश बनने योग्य है या नहीं है। इसको मुख्य न्यायाधीश बनाएं या नहीं बनाएं, इसके संबंध में इस प्रकार से मंत्री कुमार मंगलम ने ये स्टेटमेंट दिए संसद में, क्योंकि संसद में भी इस प्रकार का विरोध पैदा हुआ कि ये क्या किया आपने। अन्य जो सीनियर जो जजेस थे, जो सीनियरिटी से ऊपर थे, इनसे कहीं इसी जो अजीत नाथ रे से कहीं ऊपर थे, जिसमें सेलेट हो, चाहे हेगड़े हो, चाहे ग्रोवर हो, ये सबसे सीनियर थे। चौथे नंबर के बाद में उसको मुख्य न्यायाधीश बनाना, और निश्चित रूप से उल्लंघन का एक मुद्दा भी था कि आलोचना का एक मुद्दा भी रहा है और आलोचना होनी भी चाहिए। पर संसद में जब इस प्रकार की बातें उठी तो इस प्रकार की बातों में मंत्री महोदय ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम सीनियरिटी का ही मुद्दा रखेंगे तो ये कहीं न कहीं बिल्कुल सरासर गलत होगा। धन्यवाद।